हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो 4 जनवरी 2021 को एनटीपीसी के एग्जाम में क्या सवाल पूछे गए थे। सवाल का लेवल वही है, लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर ने थोड़ा सा अपना दिमागी खेल दिखाया है आपके सामने क्वेश्चनों में, जो आगे हम बात करेंगे और पहली बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। तो आइए सबसे पहला आज का जो सवाल है जो 4 जनवरी को पूछा गया था, ये थोड़ा सा मैं एक दिन लेट वीडियो बनाता हूं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हम आपके सामने और सही और सटीक चीज लेकर आते हैं ताकि आप आलतू फालतू चीजों में न पड़े। ठीक है ना, कंफ्यूजन न रहे। पहला सवाल कहा कि दो संख्या ए तथा बी का अनुपात 3:4 है एवं उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करना था। दोस्तों दो संख्या था ए और बी और इनका रेशियो दिया हुआ था 3:4 का और इनका एचसीएफ कितना है 15। तो इनका भी एचसीएफ निकाल लीजिए। 4 3 का एचसीएफ 1 होगा। अनुपात में है इसलिए कहेंगे अनुपात में 1, जबकि रियल में एचसीएफ है 15। तो अनुपात 1 का मान हुआ 15। पूछता है एलसीएम बताओ। सुनो, एलसीएम तो बताएंगे ही। 3 और 4 का एलसीएम अगर बनाते हैं, 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा अनुपात में। आपको पता है अनुपात 1 का मान 15 है, तो 12 का मान 15 से गुना 12 गुना 15 180 हो जाएगा। और यह हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। हम बढ़ते अगले सवाल पर। आप बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको यह पता हो जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। और आपका अगर एग्जाम लेट से है तो ज्यादा फायदा है आपको, क्योंकि आप उसके बारे में जान चुके हैं कि इस बार कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर एक समरूप त्रिभुज है। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा एडी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो पीएस ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि दो समरूप त्रिभुज है। तो दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजा, दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजा के वर्ग जो होता है, वर्ग का रेशियो, वो क्षेत्रफल के अनुपात में होता है, यानी क्षेत्रफल के रेशियो में होता है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए कि ए बी सी ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक ना, ये पी क्यू आर। ठीक है। अब कहता है कि इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121, इसका 64 इसका 121। एडी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, एडी ऊंचाई जो है ये 16 सेंटीमीटर दिया है। पीएस ऊंचाई ज्ञात करना है, ये पीएस यहां कर देते हैं, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि संगत भुजा के रेशियो का जो वर्ग होगा, संगत भुजा के वर्गों का रेशियो, यानी अगर आप एडी ऊंचाई है तो पीएस ऊंचाई, एडी बट्टा पीएस, इन दोनों के वर्ग का जो रेशियो होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात में होगा। तो पहला का क्षेत्रफल कितना 64, दूसरा का क्षेत्रफल कितना 121। अब यहां ध्यान देना, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो एडी बराबर हमारा क्या हो जाता है एडी, अब बट्टा में नीचे लिख देते हैं पीएस। स्क्वायर हटा दिया इधर से, रूट उधर चढ़ा दिया, तो 8/11 हो जाएगा। अब एडी का मान आपको पता है, एडी कितना 16, ऊपर 16 नीचे पीएस रहने देते हैं, पर 8/11 हो गया। 8 दूना 16, 11 दूना 22, यानी पीएस कितना हो गया 22 हो गया। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोगों से यह पूछा गया था। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का दो तरीके से क्वेश्चन कहना था, जो आगे उसका भी अगला टाइप, जैसे कुछ बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन लिखे और कुछ बच्चों ने इसमें कुछ और लगा के मुझे बताया कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आया था। तो मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। तो हो सकते हैं कि एक बच्चा जो ये भेजा होगा वो लास्ट के कुछ चीज भूल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। यहां कहता है कि tan x प्लस cot x बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान क्या होगा। कुछ नहीं, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा। अगर इसका वर्ग करते हैं tan x प्लस cot x, इसका वर्ग करते हैं बराबर में 5 का वर्ग कर देते हैं। आपको यह पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी tan
x इंटू कॉट x बराबर ये 5 स्क्वायर 25। दोस्तों ये हमारा tan स्क्वायर x प्लस कॉट है कॉट स्क्वायर x। और जानते हैं ये तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 2 एकम 2, ये 2 उधर जाकर -2, 25 में से 2 चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि इसमें सर कुछ और लगा के पूछा है, तो क्या लगा के पूछा है आगे हम सवाल आपको दिए हैं और उसको भी हम देख लेंगे। ठीक, चलो सवाल है हमारा चौथा। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सवाल है, छोटा सवाल। जब हम आपको वृत्त पढ़ाए थे उसकी थ्योरी बताया, उसमें क्वेश्चन। आज मैंने सुबह में भी वृत्त पर वीडियो डाला था, आपको याद होगा, और उसमें ये चीजें मैंने पढ़ाया था आपको। इतना आसान चीज, छोटा चीज, एक वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि बेसिक जब आप पढ़ते हो उसी टाइम ये सब चीजें पढ़ लेना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। जबकि क्षेत्रफल दिया 154, पाई का मान होता है 22/7, ये है आर स्क्वायर बराबर हुआ भैया 154। अब लो 22 से काटेंगे, 22 7 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7। यही पूछा है आपसे, केवल त्रिज्या पूछा था, क्षेत्रफल देके। ये बताने की जरूरत कहां है, ये बात आप खुद जानते हैं। अगला सवाल क्या आया था, अगला सवाल ये आया, किसी काम को ए बी एवं सी मिलकर 16 दिन में एवं ए और बी मिलकर उसी काम को 48 दिन में करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सवाल कहता है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो वही काम हो जाता है 16 दिन में, जबकि ए और बी मिल जाए तो वही काम हो जाता है भैया 48 दिन में। ए भाई तब पूछा क्या कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ऐसा कर दें क्या, ये तो आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हो। नहीं तो एक काम करो ना, तीनों मिलकर कोई काम 16 दिन में तो एक दिन में 1/16 तीनों का, ए और बी मिलकर कोई काम 48 दिन में तो एक दिन में 1/48, तीनों के एक दिन के काम में से ए बी का काम घटा देंगे तो सी के 1 डे का काम बच जाएगा। सी 1 डे में कितना करेगा, लो एलसीएम 48 हुआ, 16 3 48 ऊपर 2, 16 3 48 तो 3, 48 एकम 48, 48 एकम 48, तो एक 3 में से गया 2, 2 बट्टा हुआ 48, काट दिया 1/24, यानी एक दिन का भाग आया कितना 1/24। आपको पता है पाठ का उल्टा डे या डे का उल्टा पाठ होता है, बस इसको पलट दिया मैंने, आपका आंसर पता है 24 दिन आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है देखिए, अगला सवाल आपका कहता है कि ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है। बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में कर सकता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अच्छा सवाल, छोटा सवाल, ए की कार्य क्षमता और बी के कार्य क्षमता का जो रेशियो है 7:1 में है। भैया ये है इसके क्षमता का रेशियो। ध्यान देना, बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है ना, बी किसी कार्य का 3/4 भाग काम 21 दिन में कर देता है। फिनिश बराबर इक्वल वाला बताए हुए थे, तो ये देखो 3 7 21, 1 बराबर हो गया 7 चौके 28 दिन, यानी बी पूरा काम करे, 1 काम करे तो 28 दिन में कर लेगा। अब देखो यहां क्षमता दोनों का पता है और दिन किसका पता है, बी का। तो जब क्षमता का रेशियो मालूम हो, एक स्टेटमेंट जिसका देता है उसको गुना करना है और जिसके बारे में पूछा उसको बटा में लिखना है। ध्यान देना, यहां बी का दिन पता है तब बी की क्षमता कितना है 1, तो 1 गुना कर देना है उसके दिन से गुना, इसके क्षमता दिन को गुना कर दिए, टोटल काम हो गया। अब यह काम करवाना है किसे, ए से, तो ए के क्षमता से गुना कर दीजिए, तो ए को कितना समय लगेगा भैया 7 चौके 28, यानी 4 दिन ही लगेगा, बात खत्म। देखिए बी का क्षमता बहुत कम न है, इसका 7 गुना क्षमता है, तो इसको जितना समय लगेगा उससे इसको बहुत कम समय लगेगा, इसलिए इसको 4 दिन है, इसको लगता है 28 दिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जिसका क्षमता ज्यादा उसको समय कम और जिसका क्षमता कम उसको समय लगेगा ज्यादा, ये बात पक्का है। आइए
कहता है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। लीजिए 12% लाभ होता है कितना में बेचने पर? 4848 रुपया में बेचने पर। ठीक है, तो एक काम करिए, तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये लीजिए 12% का मान कितना होता है? 12% का मान 12% का मतलब बट्टा में 100, 4 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 25 बार में। अब लाभ है तो जोड़ दो, 28/25 हो गया। 25 और 3 28, नीचे वाला जीव का त्यों। करेंगे क्या? 4848 में बेचा गया था ना, 4848 में बेचा गया, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालना है तो उसको उलट के गुना कर दीजिए 25/28 से। अब ये आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर काट देते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो 7 बार में, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। 7 से अगर इसको काटते हैं तो क्या कटने वाला है? 7 एकम 7, शेष बचा 5, 5 पर 1 51, 7 सते 49, शेष बचा 2, 2 पर 2 22, तो 7 21 है ना, दशमलव। यानी इसको गुना करके जो भी आ जाए दशमलव में वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। वो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, हो सकता है कि डिजिट गड़बड़ बताया किसी ने। साइन 23, ये देखिए सवाल, साइन 23 डिग्री बट्टा में हमारा कॉस है 67 डिग्री, प्लस है कॉस 67 डिग्री भैया, अब बट्टा में साइन 23 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही खतरनाक वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर रखा है, आप लोग पढ़े होंगे। एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख सकता है। दोस्तों एक बात याद रखना कि साइन एक्स मान लो कि कॉस वाई, या आपस में अगर बराबर है तो समझिए कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। यानी साइन कॉस आपस में बराबर, टैन कॉट आपस में बराबर, सेक कोसेक आपस में बराबर तभी होगा जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री होगा। जैसे आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस में 90 डिग्री के बराबर होता है। अब 0 और 90 को जोड़िए, 90 हो जाएगा। इन दोनों का योग 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे यहां कॉस x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री मैंने लिखा था। साइन आप देखिएगा 30 डिग्री के जो मान होता है वह कॉस में 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 30 और 60 मिलकर कितना हुआ? 90 हुआ ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। बोलिए बराबर हुआ कि नहीं? तब अगर हम आपसे पूछ लेंगे, हम आपसे इसी बात पर पूछ लें कि जरा बताइए कि साइन में भैया, साइन में 5 डिग्री के मान कॉस में कितना के बराबर, तक कहिएगा दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, तभी 5 है 85 होना चाहिए। 5 85 कितना? 90 हो गया ना। तो दोस्तों ये साइन 23 है और कॉस 67 है। अच्छा एक बात बताओ, साइन 30 ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक, साइन 30 डिग्री, अब बट्टा में लिख दिया कॉस 60 डिग्री, ये दोनों जोड़ के 90 हो गया तो एक आ जाएगा। काहे कि साइन 30 के मान जितना होगा कॉस 60 के भी मान उतना ही होगा, क्योंकि 30 और 60 मिलकर हो रहा है 90। साइन 40 रहता तो कॉस 50 40 90, तो जितना मान ऊपर उतना ही मान नीचे, तो कट के 1 आएगा। तो देखिए 23 और 67 90 होता है, तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। अगर इसका मान x आता है तो इसका भी मान x होगा, क्योंकि 23 और 67 मिलकर 90 हो रहा है, ये 1 होगा। प्लस यहां 67 23 मिलकर 1 होगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2। अरे इसका जितना मान आएगा ना हमको पता ना तुमको पता, इसका मान जितना आएगा ना उतना ही मान इसका भी आएगा। तो सेम चीज बट्टा में रहे तो काट के 1 ना आएगा। बात करते हैं, आइए अगला सवाल पर सुनिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 20% काम को 2 दिन में करता है, अच्छा, तथा ए और बी मिलकर पूरा काम 10 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? ए 20% काम करता है 2 दिन में, ये 20% काम 2 दिन में, तो 100% काम होने के लिए 5 से गुना, तो इसमें 5 से गुना 5 दूना 10 दिन, यानी ए पूरा काम 10 दिन में करता है। ए और बी मिलकर पूरा काम, ये देखिए ये क्या कहता है कि 20% काम 5 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर वह काम यहां 8 दिन था, गलती टाइप है। ए और बी दोनों मिलता है ना तो वही काम 8 दिन में हो जाता है।
ए अकेला 10 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में। अरे 20% काम 5 दिन, 20% काम 2 दिन में, तो 5 से इसको गुना किए तो 100% काम हुआ, 5 से इसको गुना किए तो 100% काम होने के लिए 10 दिन चाहिए। ए अकेले 10 दिन में करेगा, दोनों मिलेगा तो 8 दिन में। पूछता है कि जरा बताओ तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर कोई काम 8 दिन में तो 1 दिन में 1/8 किया। ए अकेला कोई काम 10 दिन में तो 1 दिन में 1/10 किया। दोनों के काम में से ए का काम निकाल देंगे तब बी 1 डे में कितना किया ही पता हो जाएगा जब निकाल देंगे। दोनों के काम में से हमने ए का काम निकाल दिया, 8 नहीं 40 एलसीएम हो जाएगा। लीजिए 40, 8 पचे 40, 10 चौके 40, 1/40। 1 दिन का भाग 1/40, यानी काम करने में 40 दिन लगेगा। किसको? बी को अकेला। आइए जरा अगला सवाल है भाई साहब। अलजेब्रा जब पढ़ाए होंगे तो x + 1/x = 9, तो ये बात जरूर बताए हैं x² + 1/x² का मान क्या होगा। सुनिए हाल फिलहाल पढ़ाए थे। इसमें जाना है पलसे से पलसे में न जाना है। 9 के स्क्वायर करके 2 घटाइए ना, अगर प्लस है तो 2 घटाइए। 81 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 79। क्या? आइए 79 आपका आंसर हो गया। भैया अगला सवाल पर आइए। देखिए ये बहाव वाला केस, प्रॉफिट लॉस से सवाल लगभग हमको लगता है कि 4 एग्जाम में पूछ लिया इस बार। हाँ, चारों दिन पूछ लिया। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बात बताइए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य अब 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस सवाल में कहीं रुपया का चर्चा हुआ? रुपया का चर्चा नहीं हुआ, यानी यह है भाव का केस। अब भाव के केस में ना प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकलता है भाई साहब, एसपी पर। 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तु उसने जितने में खरीदा उतने ही रुपया में 20 वस्तु बेचा। पगला 15 वस्तु खरीदा 20 वस्तु बेचा, 5 गो घर ही से घटा हो गया, यानी कि हानि हो गया कितना वस्तु का? 5 वस्तु का। इसमें रुपया का चर्चा नहीं है। आपको सोचना है कि जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा उतना में 20 गो बेचा, 5 गो घर से घटा है, 5 हानि हुआ। अब जो प्रतिशत हानि होगा, क्योंकि ये भाव का केस है, वस्तु वाला बात है, तब 5 का हानि एसपी पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। सीपी ना लिखेगा, वो रुपया वाला बात रहता है तब होता है वैसा। 20 × 100 अब 25% हानि इस व्यापार में उसने कर लिया। आपके जैसा पढ़ल लिखल नहीं था, मैथ में तेज नहीं था, इसलिए उसको हानि हुआ। आइए अगला सवाल। 350 का 18% प्लस x 40 का 27% कितना हो जाएगा? ये लीजिए, कहता है कि 350 का 18% मतलब बट्टा में 100, अब प्लस ये x बराबर होता है 40 का 27% यानी बट्टा में 100। कहते हैं x को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर। 27 चौके 108, 25 चौके 100 और 2 एक्स्ट्रा बचा, 4 दूना 8 है ना, यानी हुआ ऊपर 108 और बट्टा में कितना? 10। इधर से इसको भेजते हैं तो 35 × 18 हो जाता है हमारा कितना? 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 शेष 9 और 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 और 9 हो जाता है 63। बट्टा में हमारा कितना? यही रहेगा 10। ठीक है। अब चलिए x बराबर कितना? एलसीएम 10 हो गया तो 108 माइनस ये 630, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया? ये बट्टा में 10। यहां पर अगर 600 में से 100 घटा देते हैं तो 500 माइनस में, 30 में से 8 गया तो 22 माइनस में। ये x बराबर कितना हो गया? माइनस में 522। ठीक है, 522 यहां पर। तो हो सकता है सवाल में डिजिट में गड़बड़ी हो, नहीं तो माइनस में आंसर होगा। और क्या, थोड़ा सा मुझे डाउट लगा है डिजिट सोचने में गड़बड़ हो।
अगला सवाल पर आइए। एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, आने जाने में कुल 6 घंटा 24 मिनट समय लगता है, तो धारा की गति क्या है? एक बात आप जान लीजिए कि नाव धारा में क्या होता है कि अगर एक बार वो धारा के साथ गई है तो चाल बढ़ जाएगा, यानी चाल जोड़ना है, और जब आएगी तो उसी में धारा के विरुद्ध आना होगा, उस समय चाल घट जाएगा। तब पूछता है हम लोगों से कि धारा की गति, नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, और नाव की गति यानी बोट की गति हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों नाव की गति हमेशा ज्यादा रहेगा धारा से, तभी कोई दूरी तय किया जा सकता है विरुद्ध में, है ना। तो पूछता है 48 किलोमीटर गया था, 48 किलोमीटर गया है कितना के चाल से? मान लो गया होगा जोड़ के 16 प्लस x के चाल से, तो आया होगा, सुनिए, गया है और फिर आया है, तो आया है फिर 48 किलोमीटर दूरी, 48 किलोमीटर दूरी को कितना देर में? 6 घंटा 48 किलोमीटर को फिर आया है, तो आएगा उस समय चाल घटा देंगे, क्या हुआ? दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, आने जाने में टोटल लगा समय 6 घंटा 24 मिनट। अभी 6 घंटा 24 मिनट को भी घंटा में चेंज कर देते हैं, 60 से भाग देके, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 5 6 के 30 और 2 32, 32 बटा 5, ये लीजिए 32 बटा 5। दोस्तों ऐसे सवाल को अब इसको हल करने मत जाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा, फिर वो गुणनखंड बनने लगेगा, हार्ड हो जाएगा। ये वाला सिस्टम इस सवाल में नहीं करना है। इस सवाल में क्या करना है? आपसे पूछा है धारा की गति, धारा की चाल, तो ऑप्शन जरूर दिया होगा एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन देगा, तो केवल यहां x के मान रखिए, x के मान मान लीजिए जो भी आ जाए, अगर इसमें 8 आता है तो इसको काटते हैं, और काटने के बाद जिसमें 32 बटा 5, 8 ना 4 ना 6 जो भी आए, अगर ये LHS RHS इक्वल हो जाता है x के 4 गो मान रखने से, जो मान रखने से, 3 गो चेक करना है, 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर 3 गो में पहले में हो सकता है आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरा में आ गया, नहीं आया तो चौथा ऑटोमेटिक होगा। तो ऐसे चेक करिएगा, क्योंकि फिर इसको आगे हल करिएगा तो ये भारी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इस ऐसे समीकरण को हल करने का ऑप्शन से तरीका सही है, तो यहां पर ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने हल नहीं किया था। 14, अब बच्चे ऑप्शन याद करके नहीं आ पाते ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो कुछ बच्चों का कहना था कि ऐसे पूछ लिया था सवाल, एक सवाल ये पीछे मैंने अभी कराया था थोड़ा देर पहले, तो यहां इतना ही तक। तो यहां देखो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे, जैसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, अगर दोनों तरफ मैं इसका वर्ग कर देता हूं, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 25, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है, तो ये हमारा बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 जाकर उधर घट गया तो 23, है ना, इतना आंसर किया था हमने। तो इन दोनों के बदले आया 23 अब प्लस 2, और tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना, √3, इसका स्क्वायर, अब इधर हल करेंगे तो ये 23 और प्लस 2 इंटू स्क्वायर से रूट कटा, 3 दूना 6, 23 प्लस 6 होता है कितना, 29। तो उस हिसाब से ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। हाँ, आइए अगला सवाल पर आइए जरा देखिए। सवाल पूछा गया कि भैया x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, फिर कहा कि x माइनस वाई बराबर हमारा 15 है, तो x अनुपात y का मान बताइए। ऐसी स्थिति में देखो, बड़ी संख्या x हुआ, छोटी संख्या y, क्यों? क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा तभी तो रिजल्ट प्लस में रहा, लेकिन अगर कम में से ज्यादा घटता तो माइनस में आता। तो बड़ा संख्या x हुआ, छोटा संख्या y हुआ, बड़ा संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 25 15 40, 40 को 2 से भाग दीजिएगा 20। y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए, जोड़ के 2 से भाग या घटा के 2 से भाग, तो अब घटा के 25 में से 15 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 10, और 10 के 2 से भाग दे दिए तब 5, है ना। अब चलिए आपसे पूछा है x अनुपात y का मान, तो 20 और 5 का रेशियो, 5 एकम 5, 5 चौके 20,
यानी आपका रेशियो ये जो हो गया x अनुपात y का 4:1 हो गया। अगला सवाल आइए भैया, अगला सवाल x² प्लस, देखिए ये ही सवाल मैंने कहा था कि थोड़ा देखिए पूछने का तरीका, प्लस 1/x² y² बराबर 83। तो पूछ लिया है, क्या जानते हैं, xy प्लस 1/xy का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। यहां प्लस नहीं, यहां रहेगा माइनस, ठीक है, यहां माइनस रहेगा, ये प्लस नहीं, यहां माइनस पूछा गया था, ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को छोड़िए, अगर मान लो ऐसा रहता कि a² प्लस 1/a² बराबर 83, ठीक, तो पूछ लेता a माइनस 1/a का मान क्या होगा। इस समय क्या करना होता है, यहां वाला में सोचना होता है। देखिए पावर वाला में है, बिना पावर में आना है, तो सोचना यह होता है कि इसमें 2 जोड़ा जाएगा या 2 घटाया जाएगा कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2 जोड़ा जाए या 2 घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप कहेंगे सर 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए तब कितना हो जाएगा, 81। 2 घटाया जाए तो क्या करो, यहां माइनस का चिन्ह लिख दो और इसको पावर को आधा करके लिख लो, और 2 घटाने से हो जाएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना, 9। बस यही सवाल का जवाब होता। दोस्तों इसमें एक्स वाई यहां नहीं करके क्या किया, एक्स वाई के स्क्वायर किया, एक्स वाई लेके चला। हो सकता है कि कुछ बच्चों को लग गया होगा कि बाप रे बाप, ये तो गजबे सवाल पूछ दिया है, क्या कि ऐसा सवाल आपको नहीं मिला देखने के लिए। कहने का मतलब ये पूरा 1 के गो इतना का स्क्वायर है ना, तो इसमें से 2 घटाएं कि 2 जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। आप कहेंगे सर 2 घटाइए, तो घटाए ना, तब पावर को आधा करके लिखेंगे, ये एक्स वाई है, पावर के आधा करके लिखेंगे, तो 1 पावर आएगा, नहीं लिखेंगे। देखिए पावर को क्या करेंगे, आधा करके लिखेंगे, और 2 घटाने से ही पूर्ण वर्ग होगा, तो यहां माइनस का चिन्ह दीजिएगा, और 83 में से 2 चला जाएगा तो 81, 81 का वर्गमूल कितना, 9। बस 2 घटा के वर्गमूल बना देना है, ठीक हो गया, यही सवाल का जवाब हो गया। अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50,000 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। कुछ बात नहीं, 5 × 25%, यानी जो हमारा आंसर होगा भैया, 50,000 का 25% कितना होता है, ये 50,000 का 25% कितना होगा, 12,500। 2 0 कटा, 25 25 125 है ना, 12,500 आएगा। ये हो गया इस सवाल का जवाब। आइए अगला, कोण ABC, यहां कोण नहीं है, ये त्रिभुज होना चाहिए। टाइप करने वाला थोड़ा एडवांस हो गया भैया। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR का परिमाप क्रमशः 48 और 24 सेंटीमीटर है। भुजा BC 12 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई बताइए। देखिए, और इसमें एक चीज और है, इसमें ये दोनों समरूप त्रिभुज था, इसमें ये लिखना ये भूल गया, दूसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन, ठीक, अलग अलग शिफ्ट में समरूप वाला 2 क्वेश्चन आया। तो इसमें क्या है ना कि मान लो कि ये ABC है और ये था आपका PQR, ठीक, और इसकी परिमाप दी हुई है, त्रिभुज की परिमाप है, इसका परिमाप 48 की, इसका परिमाप 24। भुजा BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये BC है 12, ठीक है, और QR की लंबाई ये वाली पूछा है, ये वाली लंबाई पूछा है, इसका 48 दिया है, क्षेत्रफल 48, इसका क्षेत्रफल 24 है ना। अब लीजिए, तो क्या होगा, परिमाप दिया है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप है, ये है क्या, परिमाप, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला का परिमाप है 48, पहला का परिमाप है भैया 48, तो इसकी एक भुजा 12 है, इसका परिमाप है 24, तो इसकी संगत भुजा पूछा गया है। अरे 48 का चौथा भाग है, तो 24 का चौथा भाग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना।
48 का चौथा भाग है, 12 चौके 48, 6 चौके 24, 6 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसके संगत भुजा का जो रेशियो होगा, ये भुजा का रेशियो इसके परिमाप के बराबर होगा समरूप त्रिभुज में 48, अब बट्टा कितना लिख देंगे हम, 24 लिख देंगे, काट दीजिए। 24 दूना 48, 2 छके 12, x का मान 6 हो जाएगा। ठीक, आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए भैया। अगला सवाल, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा मीनार के, यहां बाद नहीं पाद होगा, पाद से बिंदु B की दूरी 12 मीटर है। कहता है एक मीनार है, इसके पाद से बिंदु B की दूरी 12 मीटर है और ये पूछा है कि यहां तो 45 डिग्री का कोण बना लिया है ना। ये मीनार जो है बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बना है, ये 12 है, तो पूछा है ये ऊंचाई पूछा है ये वाला। तो भैया ये 45 है, ये 90 हुआ ना, ये भी कोण 45, और जब दो कोण समान है तो दो भुजा भी बराबर होगी, तो इस कोण के सामने की भुजा जितना होगा इस कोण के सामने की भुजा उतना ही, तो ये 12 है, तो ये भी ऑटोमेटिक कितना होगा 12। दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर हो। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम एकदम नया जो अपडेट देते रहें वो आप तक जल्दी पहुंचते रहे। मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।